ओके, सो इसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है ना, हाउ डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो 13 पॉइंट में आप लिखोगे इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन SN2 रेट। SN2 रिएक्शन की रेट सबस्ट्रेट कैसे ऑल्टर करेगा वो अब हम समझते हैं। 12th पॉइंट ये था कि कितने पॉइंट पढ़ने हैं हमें रेट के लिए। 12th पॉइंट में हमने पॉइंट्स लिखे हैं, अब इन पॉइंट्स को डिटेल में 13 पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं। 12.1 लिख लो तुम, है ना। सो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन SN2 का रेट। देखो यार, अगर तुमको मैं सिंपल एक फॉर्मेट बताऊं, पहले तो रिजल्ट जान लो ताकि वो काम आता है। तो सबसे ज्यादा रेट होती है वैसे रिएक्शन की जहां पे यहां पे डबल बॉन्ड हो और यहां पे लीविंग ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आता है कि यहां पे RO ग्रुप हो और यहां पे लिविंग ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आएगा CH3 और यहां पे लिविंग ग्रुप हो। उसके बाद आएगा और क्या रहेगा, फिनाइल, उसके बाहर यहां पे लिविंग ग्रुप हो। ये जनरल ओवरव्यू ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद अलाइलिक ग्रुप और यहां पे लिविंग ग्रुप, एंड देन 3 डिग्री 2 डिग्री सब वगैरह वगैरह ना। यहां पे ध्यान देना ये कि पहला पॉइंट ये कि आपको एक जनरल आइडिया देता है कि अगर जो कार्बन है जहां पे तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है, लेट्स से दिस इज अल्फा कार्बन, तो उसके बीटा पोजीशन पे अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो ऐसे रिएक्शंस की रेट नॉर्मल से बहुत ज्यादा हाई होती है। SN2 की रेट की बात करें, नॉट SN1, SN2 रिएक्शन की रेट। ठीक है, क्या कि अल्फा जहां पे लिविंग ग्रुप लगा है उसके बगल वाले कार्बन पे अगर डबल बॉन्ड O है एल्डिहाइड और कीटोन का, तो वो सबसे स्ट्रांग हो गया। उसके बाद जो लिविंग ग्रुप है जहां पे लगा है, अगर उससे डायरेक्टली ऑक्सीजन का कोई मतलब प्लस सेम टाइप का ग्रुप लगा है तो रेट उसकी अच्छी खासी होती है। फिर CH3 बिकॉज ऑफ लो हिंड्रेंस। फिर फिनाइल के इसके बगल में मतलब रेजोनेंस देने वाला कोई रिंग हो तो वो, एंड देन यहां पे भी रेजोनेंस। द पॉइंट इज कि रेट अगर सबस्ट्रेट के हिसाब से बात करें, सो रेट इंक्रीजेस विथ increase in stability of increase in stability of transition state। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी जितनी बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी बढ़ेगी। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो ग्रुप्स दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला और ये वाला और ये वाले, ये क्या करते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट को रेजोनेंस प्रोवाइड करके थोड़ा बहुत उसका जो वेकेंट ऑर्बिटल होता है उसको स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, सो इफ ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है, रेट इंक्रीजेस। नाउ क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे पता ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज है या नहीं है। तो ट्रांजिशन स्टेट में याद रखो कि एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है। सो इफ यू गाइस नोटिस कि बॉन्ड इधर से बन रहा है और इधर से बॉन्ड टूट रहा है, तो इस बॉन्ड के बनने से बॉन्ड टूट रहा है, मतलब इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, जो न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, वो जरूर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में किया होगा, तभी तो बॉन्ड टूटा है उधर का, राइट। सो सीन ऐसा है कि जो मॉलिक्यूल है आपका, उसका जो सिग्मा बॉन्ड है किसके साथ, कार्बन के साथ, जो लिविंग ग्रुप का सिग्मा बॉन्ड है कार्बन के साथ, उसके दो ऑर्बिटल होंगे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, एंटी बॉन्डिंग खाली पड़ा है। तो बाहर से कोई जब इलेक्ट्रॉन देने आएगा तो वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, तो वो बॉन्ड टूट जाता है, तो लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, राइट। तो अगर वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो कि खाली पड़ा है, अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी
बढ़ेगी, और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी अगर बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। सो ये पॉइंट है रेजोनेंस स्टेबलाइज का। तो आप लिखेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप्स लाइक C डबल बॉन्ड O, OR, अलाइलिक ग्रुप ऐसा, फिर बेंजाइलिक ग्रुप, ये सब कहां से लगे हों? ये डायरेक्ट लिविंग ग्रुप के साथ नहीं लगे हैं, इस जिस कार्बन से ये लगे हैं उनसे लिविंग ग्रुप लगा है। ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड रेजोनेंस टू ट्रांजिशन स्टेट। टू एम्प्टी एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन ट्रांजिशन स्टेट। कोई पूछे क्यों तो बस उसका रीजन मैं आपको लिखवा रहा हूं, बाकी आपको ये ट्रेंड ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले फैक्टर का पहला पॉइंट है कि रेजोनेंस अगर मिलेगा ट्रांजिशन स्टेट को तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। अब पहले फैक्टर का दूसरा पॉइंट ये होगा कि आपका सबस्ट्रेट जितना कम बल्की हो रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। बाय द वे रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर है ना, ऑर्डर में ही है ये। लिख लिया ये? तो आपके मन में क्वेश्चन आना दीजिएगा सर, अगर सारे ये और ये ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं तो फिर ये क्या कर रहा है यहाँ पे लिस्ट में, है ना? ये तो ऐसा है जिसमें नहीं है, बाकी समय तो समझ में आ रहा है कि इधर भी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यहाँ भी रेजोनेंस मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ क्यों, ये क्यों आ गया लिस्ट में? तो ये इसलिए आगे है क्योंकि सबसे लेस हिंडर्ड यही है। तो ऐसा नहीं ना कि एक ही फैक्टर डोमिनेंट रहेगा, फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं कि भाई दोनों फैक्टर का कॉम्बिनेशन देखोगे। सो नेक्स्ट फैक्टर आप लिखेंगे पहले तो पॉइंट बी। हाँ, अच्छा, ये फैक्टर जो हम कर रहे हैं इस पे यूनिक क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हिंड्रेंस फैक्टर को ही कंसिडर करते हैं कि भाई सबस्ट्रेट अगर ज्यादा बल्की है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी उसी, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। बोर्ड में भी देखोगे या अदर भी कहीं भी एग्जाम में देखोगे मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जे एडवांस वगैरह में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं इनफैक्ट, ये डाल दिया फिर ये डाल दिया। अब इससे ये कम से कम 100-200 गुना तो ज्यादा रिएक्टिव होता ही है, कम से कम मतलब बोल रहा हूँ, मतलब उसमें भी अलग अलग वेरिएंट्स होंगे ना, तो बहुत ज्यादा वो रिएक्टिव होता है रिलेटिवली। नहीं ऑर्डर में नहीं है वैसे तो, ऑर्डर में ये पहले आएगा अगर ऑर्डर्स में लिखना तो, बट इन जनरल एग्जांपल में कि भाई ये सारे बढ़ाते हैं इसलिए ये बल्कि होते हुए भी इनकी रेट अच्छी खासी है ना? लिख लिया क्या? अरे अब तो लिख लिया होगा यार, है ना? ठीक है, तो उसका पॉइंट बी है कि एनी फैक्टर दैट इंक्रीजेस डेफिशिएंसी, गाइस 13th पॉइंट का फर्स्ट हमने ये पॉइंट लिखा, फर्स्ट का ए पॉइंट है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट में हमने पहले देखा पहला पॉइंट। अच्छा, ए बी के फॉर्म में इंक्रीजेस रेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। दूसरा हम देख रहे हैं क्या,
कि एनी फैक्टर दैट इंक्रीजेस डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन मतलब जिससे लिविंग ग्रुप लगा है वो कार्बन, ये वो वाला अल्फा कार्बन नहीं है जो हम टॉटोमेरिज्म में पढ़ते थे, है ना। सो डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा कार्बन विल इंक्रीज रेट। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक एग्जांपल है, ये यहां पे Cl लगा एज अ लिविंग ग्रुप और यहां पे तुमने NO2 लगा दिया, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल है, यहां पे Cl लगा है पर वहां पे NO2 नहीं लगा है। देखो यार, न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहां अटैक करेगा इसमें और इसमें भी यहां अटैक करेगा, ये करेगा। तो ये है कार्बन। अब NO2 क्या है, एक माइनस एम ग्रुप है और वो इसके रिस्पेक्ट में पैरा पे है इधर। तो अगर NO2 तुम लेके आओगे तो NO2 जो है इसके पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाएगा क्या, NO2 का माइनस एम इफेक्ट की वजह से ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी और बढ़ेगी। और यहां पे भी है पॉजिटिव चार्ज, ऐसा है कि नहीं है कि यहां नहीं है, पर यहां पे उतना नहीं है जितना लेफ्ट वाले में है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कोई आपसे पूछे तो इसकी ज्यादा है। सो दैट इज द पॉइंट, डेफिशिएंसी मतलब पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना। तो कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो यूजली SN2 के रेट को बढ़ाएगा। पॉइंट सी, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन हाँ डिक्रीजेस विथ क्राउडिंग एट अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे जितना क्राउडिंग होगा न्यूक्लियोफाइल का वहां तक पहुंच पाना उतना ही डिफिकल्ट होगा, और जितना डिफिकल्ट होगा न्यूक्लियोफाइल का पहुंच पाना उतना ही डिफिकल्ट होगा SN2 रिएक्शन कर पाना, राइट। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बढ़िया है CH3Cl। ये एग्जांपल्स हैं बाय द वे, Cl की जगह आई भी लगा दोगे तब भी वही रहेगा। CH3Cl सबसे अच्छा है इन ऑल क्लोराइड वाला सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा कि सर कोई भी 1 डिग्री RCl ले आओ, फिर 2 डिग्री RCl, और 3 डिग्री वालों में सही बताऊं तो होता ही नहीं है। ये तो SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन देता भी नहीं है 3 डिग्री। 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहुंच ही नहीं पाता है जहां तक पहुंचना है उसको। थ्री डिग्री सबस्ट्रेट SN2 रिएक्शन नहीं देगा। 3 डिग्री सबस्ट्रेट में SN2 रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, 2 डिग्री और 1 डिग्री में होगा। तो इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लो क्यों नहीं देगा। सो CH3 है और यहाँ पे Cl लगा है और यहाँ पे CH में 3H है और यहाँ पे Cl लगा है। अब दिखने में भले ये तीनों वैसे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये बहुत ही बल्की ग्रुप्स है ना, और ये हाइड्रोजन एटम है। तो न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच है, न्यूक्लियोफाइल का जो अप्रोच है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहां तक पहुंच पाना न्यूक्लियोफाइल के लिए।
अगर मान लो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है अटैक करने के लिए यहां पे, अब न्यूक्लियोफाइल है तो यहां तो इजी टू अप्रोच है, क्यों भाई? क्योंकि यहां पे खाली जगह है तो इस कार्बन तक पहुंच पाएगा जहां पे अटैक करना है। लेकिन दूसरे वाले में अगर तुम जाओ, दूसरे वाले में क्या होगा, यहां अटैक करवाना चाहते हो तुम, हाईली हिंडर्ड, हाईली क्राउडेड बोल सकते हो आप, क्या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बहुत ज्यादा क्राउडेड होगा तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। बोलो समझ में आ रही की बात? तो इसका मतलब ये होगा कि डिफिकल्ट SN2 अटैक। सही है क्या? इनफैक्ट नो SN2 रिएक्शन, SN2 होता ही नहीं इनमें, है ना? इनमें SN2 रिएक्शन होगा ही नहीं, 3 डिग्री में SN2 रिएक्शन नहीं कराना, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे हिसाब से यही है, मतलब इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉट सेइंग कि दूसरा वाला पूछेगा नहीं, पर उस पे कभी कभी क्वेश्चन आएगा, इस पे ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, बल्किनेस, हिंड्रेंस, क्राउडिंग, है ना? तो इस पे ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देख लिया क्या? डन? हो गया क्या? जितना बल्कि उतना अटैक करना डिफिकल्ट, SN2 अटैक, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे का फैक्टर, हमने हिंड्रेंस देख ली, क्राउडिंग देख लिया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे बढ़ेगी वो देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स या अरेंजमेंट हो गए जहां SN2 अटैक का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है? तो कौन सा पॉइंट था? CD तक हो गया, C हुआ। फॉलोइंग अरेंजमेंट्स या सबस्ट्रेट्स do not give SN2 mechanism। कुछ लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स या टाइप ऑफ कंपाउंड्स बता रहा हूं जो SN2 मैकेनिज्म देते ही नहीं है। एक है साइक्लोप्रोपाइल पे अगर कोई लिविंग ग्रुप लगा, दूसरा अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कोई लिविंग ग्रुप लगा हो, तीसरा अगर बेंजीन रिंग पे कोई लिविंग ग्रुप लगा हो। आप बोलोगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि इनका सबसे ज्यादा होता है, ये वो नहीं थे। डिफरेंस क्या था? यहां पे इसी के साथ लिविंग ग्रुप लगा है, उसमें क्या था, इसके बाद एक कार्बन था तब लिविंग ग्रुप लगा था। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, है ना? दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये नहीं देगा। फिर उसके बाद 3 डिग्री कार्बन अगर हुआ, नहीं देगा, अभी देखा हमने। उसके बाद 3 डिग्री कार्बन के बगल में 1 डिग्री कार्बन होगा, वो भी नहीं देगा, अगेन बिकॉज ऑफ क्राउडिंग एंड हिंड्रेंस। इसके अलावा और अगर पुअर लिविंग ग्रुप हुआ, ब्रिजहेड वाला, सोचो ब्रिजहेड वाला कभी SN2 दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता?
इसलिए नहीं क्योंकि ब्रिजहेड केपेबल नहीं, इसलिए क्योंकि वहां पे प्लेनर होना जरूरी है। ट्रांजिशन स्टेट प्लेनर होता है, इन्वर्जन होता है। जो प्लेन में जा ही नहीं सकता वो प्लेनर कैसे होगा भाई? प्लेनर sp2 नहीं हो सकता ना। ट्रांजिशन स्टेट की रिक्वायरमेंट क्या है कि वो sp2 होना चाहिए। ठीक है, सबका अलग अलग रीजन है, वैसे सबका रीजनिंग सेम नहीं है, लेकिन जैसे इन दोनों का रीजनिंग ऑलमोस्ट सेम है, इन दोनों का रीजनिंग सेम है, इन दोनों का रीजनिंग सेम है, दोनों सबका मतलब लॉजिक क्या कि क्यों ऐसा हो रहा है तो सिमिलर है इन दोनों का। इन दोनों का रीजन सेम है और इन दोनों का सेम है, क्या है वो भी लिख लेंगे हम लोग। सो ये जो कुछ अरेंजमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो SN2 मैकेनिज्म नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं इसका पहले समझो। कोई पूछे कि भाई ये दोनों SN2 मैकेनिज्म में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप कहोगे क्योंकि इन दोनों में कभी भी 120 डिग्री का एंगल अचीव नहीं किया जा सकता, विच इज लाइक most important requirement for transition state to have, because transition state must have sp2 hybridization, और sp2 hybridization में बॉन्ड एंगल चाहिए कितना 120, यहां पे बॉन्ड एंगल कितना है 60। आ रही बात समझ में? सो इनमें बोलोगे कि द ट्रांजिशन स्टेट which must have (120 degree angle) will not be possible in these cases। कौन से? ये दोनों की बात हो रही है। ब्रिजहेड और साइक्लोप्रोपाइल में 120 का एंगल नहीं किया जा सकता। ब्रिजहेड क्योंकि प्लेनर नहीं हो सकता, साइक्लोप्रोपाइल क्योंकि वो 60 से ऊपर जा ही नहीं सकता। दोनों में अगेन एंगल 120 नहीं होने के रीजन अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में एंगल 120 नहीं हो सकता। ये बॉटम लाइन है, जिसका रिजल्ट ये है कि हम यहां सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर नहीं करा सकते। SN1 हो जाए मे भी बाद में, हमें नहीं पता, अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं SN1 का क्या होता है, हम बाद में देखेंगे। SN2 तो हम नहीं करा सकते। इन दोनों का क्या है? इन दोनों का देखो यार ऐसा है कि यहां पे जब ये बॉन्ड को तुम देखोगे तो ये इधर के साथ रेजोनेंस में जाएगा क्या, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप है वो क्या है? ऑक्सीजन। लिविंग ग्रुप या तो ऑक्सीजन का कोई ग्रुप है या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा कोई ग्रुप है। तो एक तो इनका इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन होगा। अरे लिखना बंद करो, रुकूंगा मैं इसमें, आराम से रुकूंगा, पहले इनको समझ लो। यहां पे एक तो ये बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जाएगा क्या? तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, लेकिन हाँ बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी एक्सपेक्टेड से ज्यादा होगी, तो वो बॉन्ड टूटना डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा क्या? और अगर बॉन्ड टूटना डिफिकल्ट होगा तो सब्स्टिट्यूशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बोलोगे कोई बात नहीं सर, ज्यादा एनर्जी से करा लेंगे, है ना, कुछ कर लेंगे ऐसा, बॉन्ड तोड़ लेंगे, मतलब चलो मान लिया हमने क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है, आयोडीन का करा लेंगे, क्या पता। तो दूसरा रीजन देखो, दूसरा ये है कि ये कार्बन खुद sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में लैटरली ओवरलैप फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ इन दोनों कंपाउंड का रिपल्सन होगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच भी वहां पे डिफिकल्ट नहीं है। थर्ड रीजन समझो, ये कार्बन sp2 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 वाले कार्बन से ज्यादा, तो लिविंग ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन कम खींच पाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी कम है, डेफिशिएंसी कम है। तो ये तीनों फैक्टर के कॉम्बिनेशन से हमें ये समझ में आता है कि सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड तोड़ना डिफिकल्ट है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आने वाले न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगी। ये तीनों फैक्टर के कॉम्बिनेशन से बेंजाइल और अलाइल, सॉरी बेंजाइल और विनाइल में, बेंजाइल और विनाइल में, सॉरी बेंजाइल नहीं है भाई, फिनाइल है ये, बेंजाइल होता है इसके बाद CH2Cl होता, तो सो फिनाइल के केस में और विनाइल के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकता। मैं तो आपको बता रहा हूं SN1 भी नहीं हो सकता, ये तो SN2 है, SN1 भी नहीं हो सकता इस केस। सो यहां पे लिखेंगे क्या, मैं लिख देता हूं पहले, बाद में छापना, छापने का काम अभी नहीं, जब तक मैं वो डिस्कस ना करूं तब तक नहीं छापना। क्या बोलोगे आप? बोलोगे आप ड्यू टू पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर
लीविंग ग्रुप डज नॉट लीव, इजीली, है ना। लिविंग ग्रुप को हम आसानी से वहां से नहीं हटा सकते, पहला पॉइंट। सारे रीजन हम लिख रहे हैं वन बाय वन। दूसरा क्या रीजन था इसमें? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अल्फा कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी विल बी लो, है ना। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसका मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज कम आएगा ना। पॉजिटिव चार्ज कम आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो हो गई वो डिक्रीज हो गई। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है। और तीसरा पॉइंट कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल रिपेल क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये तीनों रीजन के कॉम्बिनेशन से विनाइलिक और अराइलिक, या फिर इसको फिनाइलिक भी बोल सकते हो, कि एरोमेटिक कंपाउंड से अगर डायरेक्ट लिविंग ग्रुप लगा है या विनाइल मतलब sp2 कार्बन से डायरेक्ट लिविंग ग्रुप लगा है तो वहां पे हम SN2 रिएक्शन नहीं करा सकते। आगे हम एक्सप्लोर करेंगे SN1 भी नहीं करा सकते। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि व्हेन लिविंग ग्रुप इज कनेक्टेड टू sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, नो SN2, सिंपल एज दैट। ये इसका कंक्लूजन है। sp2 से लगा है लिविंग ग्रुप, SN2 कराना ही नहीं अपने। हाँ जी, ऑफ sp2 कार्बन इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोफिलिसिटी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, इलेक्ट्रोफाइल substances which have positive charge। अब इनमें तो रीजन देख के ही समझ में आ रहा होगा आपको, क्या है रीजन भाई? हाईली क्राउडेड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। हाईली क्राउडेड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अगर होगा तो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच ही नहीं करेगा, तो इसलिए यहां पे SN2 रिएक्शन नहीं होगा। तो ये इस तरह का अरेंजमेंट जहां भी दिखे ये सब SN2 रिएक्शन नहीं देते। कौन? साइक्लोप्रोपाइल, ब्रिजहेड, विनाइल, फिनाइल, टर्सरी अल्काइल एंड टर्सरी अल्काइल के बगल में लगा हुआ प्राइमरी अल्काइल, ये सब के सब SN2 रिएक्शन नहीं देंगे। ये वाले आगे चल के हम पढ़ेंगे ये SN1 देते हैं, ये तो SN2 और SN1 दोनों ही नहीं देते। हाँ जी, हाँ, अरे उसके बगल में है ना, बल्कि नहीं होगा, एक दो कार्बन और आगे जाते तो होगा। ये सब SN2 रिएक्शन नहीं देंगे, लिख लो फटाफट से।
ऐसा लग रहा है बच्चे ऐसे ही पैसा वसूल कर रहे हैं अपने, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा इधर उधर गड़बड़ी करके, है ना, बाकी उनको कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। क्या तुम लोग का डाउट ही अलग लेवल का रहता है। हाँ एक्सटेंड होगा आज, है ना। कंसर्न ये नहीं है कि सर कब खत्म होगा सिलेबस, कंसर्न ये कि सर, हाँ 3 बजे होगा आज का सिलेबस। लिख ले ये, हाँ बस पीडीएफ भेजूंगा मैं। हाँ जी, अब आते हैं, तो ये सारे ग्रुप SN2 रिएक्शन नहीं देते, क्यों नहीं देते, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आगे का कि और कुछ सबस्ट्रेट से रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट हो तो उसमें से एक पॉइंट आएगा जो कि मैं बता देता हूं ब्रीफली। कौन सा, डी ई, तो पॉइंट ई इज अगेन रिलेटेड टू सबस्ट्रेट, कि सबस्ट्रेट्स विथ पुअर लिविंग ग्रुप, poor living group do not give SN2। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास CH3F है, CH3NH2 है, CH3OH है, ये सब क्या करेंगे, ये SN2 रिएक्शन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप लीव ही नहीं करेगा तो SN2 रिएक्शन क्या होगा। तो अब इनमें से जो NH2 और OH वाला है, दे कैन बी कन्वर्टेड टू गुड लिविंग ग्रुप्स एंड देन दे विल पार्टिसिपेट इन सब्स्टिट्यूशन, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ये डायरेक्ट तो नहीं लीव करेगी, ये पक्का है, ये डायरेक्ट लीव नहीं करने वाले। अगर OH ना होके कुछ और होता तो शायद लीव कर जाता, बट OH नहीं लीव करेगा। एंड लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू सबस्ट्रेट, सीखेंगे आगे सीखेंगे। So in cyclohexane, में अगर तुम्हारा लिविंग ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे लगा है तो वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द सिनारियो व्हेन लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा। ठीक है, इन cyclohexane, if living group is attached to axial position, then rate of reaction, rate of SN2 will be higher than when it is attached to attached at equatorial position। क्या कोई परफ्यूम लेके आया क्या? हाँ, अचानक से याद आया कि परफ्यूम नहीं लगाया था आज ऐसा। ठीक है, ये है नेक्स्ट पॉइंट। इसका मतलब ये है, इसको एग्जांपल से समझेंगे यहां पे। कि मान लो ये एक कंपाउंड है जिसमें आपने इक्वेटोरियल पे ये लगाया है और एक्सियल पे इधर है Br, और इसकी रिएक्शन करा रहे हो तुम मान लो NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट। ठीक है,
रेट ऑफ रिएक्शन तुमने कहा कि सर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है R1। इसके कंपटीशन में आपने लेके आए दूसरा कंपाउंड जिसमें बाकी सब कुछ सेम है, बस पोजीशन का ही डिफरेंस है कि यहाँ पे Br लगा है इक्वेटोरियल पे और बाकी जो जैसा था वैसा ही है, और इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप NaOH के साथ अगेन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज लेट्स से R2 एंड रिएक्शन इज SN2। ठीक है, अब हमें पता करना है कि R1 और R2 में किसकी रेट ज्यादा होगी, तो पहले हम इनका प्रोडक्ट बना लेते हैं। जब आप इनका प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको दिखेगा कि इसका प्रोडक्ट होगा Br, यहां आ जाएगा। क्यों? क्योंकि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, सॉरी Br नहीं OH, माय बैड। क्योंकि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है तो जब OH अटैक करेगा यहां पे तो Br जो एक्सियल पे था उसमें इन्वर्जन का मतलब क्या है कि जो एक्सियल पे था उसमें न्यूक्लियोफाइल कहां आ जाएगा, इक्वेटोरियल पे आ जाएगा। इन्वर्जन तो यही हुआ ना कि अगर लिविंग ग्रुप एक्सियल पे था तो न्यूक्लियोफाइल इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। और अगर लिविंग ग्रुप ही इक्वेटोरियल पे था तो न्यूक्लियोफाइल कहां आ जाएगा, एक्सियल पे। सो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा एक्सियल पे, मतलब ये तो जहां था वहीं रहेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा एक्सियल पे। ना हमने कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म के टाइम पे बहुत रट के पढ़ा है क्या कि एक्सियल वाले कम स्टेबल होते हैं इक्वेटोरियल वाले से, एक्सियल वाले कम स्टेबल होते हैं इक्वेटोरियल वाले से। तो अगर तुम देखो तो इसका रिएक्टेंट है कम स्टेबल, प्रोडक्ट है, और इसका रिएक्टेंट है ज्यादा स्टेबल और प्रोडक्ट है कम स्टेबल, मीनिंग कि इसका इधर जाना ज्यादा फास्ट होगा एज कंपेयर टू इसका उधर जाना। इसमें मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है ही नहीं। जहां एक्सियल बॉन्ड ज्यादा होंगे वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाए अगर रिएक्ट करके तो बेस्ट ही है, अगर रिजल्ट बाकी सब कुछ सेम है तो यहां पे हो जाएगा क्या, R1 इज ग्रेटर देन R2। और सबस्ट्रेट के सारे फैक्टर हो गए, अब हम करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स के फैक्टर। इसके बाहर कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, यही है सब। ठीक है, आपको बस बुक उठानी है, जो मर्जी बुक उठाओ, क्वेश्चन करो। नोट्स को 3-4 बार पढ़ना शुरू कर दो, है ना, यानी कि लिख के ले गए और वापस आगे मुंह उठा के तो। हाँ, कौन सा वाला? 7 बार पढ़ लिया तो फिर तुम IIT पहुंच गए भाई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, F वाला। साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल पे कोई ग्रुप होता है तो वो कम स्टेबल होता है, तो ये रिएक्शन करने के बाद इन्वर्जन होगा, SN2 है क्योंकि। तो अगर SN2 में इन्वर्जन होता है तो एक्सियल का बॉन्ड इक्वेटोरियल पे चला जाएगा, बट आने वाला मतलब न्यूक्लियोफाइल भी इक्वेटोरियल पे लग जाएगा, तो इक्वेटोरियल पे मैंने न्यूक्लियोफाइल लगा दिया। और यहां पे इक्वेटोरियल था पहले से, रिएक्शन के बाद ये एक्सियल हो जाएगा। अब इक्वेटोरियल वाला ज्यादा स्टेबल होता है, हमें पता है, तो ये कम से ज्यादा स्टेबल की तरफ जा रहा है, ये ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल की तरफ जा रहा है, इसलिए इसकी रेट ज्यादा है, इसकी रेट कम है। अच्छा, देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी, हम इन दोनों की स्टेबिलिटी वैसे कंपेयर नहीं कर सकते बाय द वे, और हम ये समझते हैं कि सर इसके जो दो फॉर्म होंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट को अगर देखें तो इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है इसके प्रोडक्ट से, और इन दोनों के रिएक्टेंट को अगर देखें तो इसका रिएक्टेंट कम स्टेबल है इसके रिएक्टेंट से, तो इन शॉर्ट वो रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी। ठीक है, सो ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट का इफेक्ट, फैक्टर, रिएक्टेंट कैसे रेट को अलग अलग करेगा। अब नेक्स्ट लिखो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टेंट के बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसके बाद सॉल्वेंट आएगा, उसके बाद लिविंग ग्रुप आएगा। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, आई थिंक पॉइंट नंबर ये अप टू 13 का फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा था, 13 का सेकंड पॉइंट अब हम लिख रहे हैं। तुम नंबरिंग में गड़बड़ी कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। 13 में हमने लिखा था क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग 13 पॉइंट इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट है क्या? ये 14 पे है। हाँ, तो फिर 14 पॉइंट, देन 14 पॉइंट इफेक्ट ऑफ
न्यूक्लियोफाइल, ये आसान है। न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट देखो, एक तो कॉन्सेंट्रेशन वाला है, वो अंडरस्टूड है सबको, है ना, कि सर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इससे मुझे कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट इसका, पॉइंट नंबर ए क्या, कि न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट। लाओ मूवी इधर दे दो, लाओ 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 दे दो। तुम्हारे घर वालों को मना किया था, किया नहीं तुम्हारा, लिया नहीं फोन अभी तक? सो इफेक्ट ऑफ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा न्यूक्लियोफाइल का तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी, ऑब्वियस है, क्योंकि अभी हमने लिखा रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू रेट कांस्टेंट। तो न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे रेट बढ़ेगी, पर हम यहाँ वो बात नहीं कर रहे, वो हमें पता है। हम कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल का नेचर अगर चेंज करेंगे तो कैसे रेट अल्टर होगा, राइट। तो आप बोलोगे कि अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल which attacks fast will favor SN2। ना फेवर का मतलब ये नहीं होता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिखा तो SN2 करा दिया। फेवर का मतलब होता है कि अगर बाकी सारे फैक्टर्स भी हैं कि सर लेस हिंड्रेड है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो फिर हम SN2 पे जाएंगे, ठीक है। देयर विल बी अ लेक्चर जब हम सारे मैकेनिज्म में कौन सा पाथ हमें सेलेक्ट करना चाहिए उसका डिस्कशन करेंगे, बट अभी हम उसमें नहीं जा रहे, अभी बस हम SN2 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर तुम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लाओगे तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर तुम वीक लाते तो वो अटैक स्लो करता, और अटैक स्लो करता तो हो सकता है लिविंग ग्रुप पहले ही लीव कर जाता, और अगर लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा पहले तो दैट विल टर्न इनटू SN1 मैकेनिज्म, नॉट SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म वो होती है जहां पे अटैक और लीव साइमल्टेनियसली। और नहीं पता ना आपको भी, पर ये नॉर्मली समझ में आ रहा है कि जिसकी काइनेटिकली, जिसका अटैक या काइनेटिक स्लो होगा, तो दूसरा सबसेट बैठा थोड़ी रहेगा, वो भी तो अपना कुछ ना कुछ चेंज कर रहा होगा ना, तो उसका लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होगा, वो प्रोसेस फास्ट हो गया ना अटैक से, ऐसा। हालांकि जब हम SN1 मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो इसकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। द पॉइंट इज कि फास्टर द अटैक, फास्टर विल बी द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। 15th पॉइंट, पॉइंट नंबर 15, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इसका पॉइंट ए, SN2 is favored by aprotic solvents। अच्छा, पोलर तो लगेगा, ये फिक्स है ना, तो हम बस प्रोटिक एप्रोटिक जब लिख रहे हैं तो हम पोलर वाला वर्ड स्किप कर रहे हैं, बाकी पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक ये दो ही सॉल्वेंट में होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो SN2 is favored by aprotic solvents, वो इसलिए क्योंकि अभी हम कल से पढ़ते आ रहे हैं क्या, कि एप्रोटिक सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ अनायन को सॉल्वेट करता है, सॉरी माय बैड, सिर्फ और सिर्फ कटायन को सॉल्वेट करता है। मतलब अनायन सॉल्वेट नहीं होगा, अनायन सॉल्वेट नहीं होगा मतलब अनायन एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा क्या, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 रिएक्शन फेवर होगी। आई बात समझ में? तो अगर अनायन सॉल्वेट ना हो तो SN2 के चांसेस बढ़ जाएंगे, और अनायन सॉल्वेट ना हो ये सिर्फ पोलर एप्रोटिक में होगा, ठीक है। मतलब ये है कि व्हेन सॉल्वेंट चेंजेस फ्रॉम एप्रोटिक टू प्रोटिक, मान लो दो रिएक्शन दिए तुमको, ये कह रहे हैं कि एक एसीटोन में करा रहे हैं और एक मिथेनॉल के अंदर करा रहे हैं, बताओ किसकी रेट ज्यादा होगी, SN2 की, तो एसीटोन वाले के SN2 की रेट ज्यादा होगी। सो व्हेन सॉल्वेंट चेंजेस फ्रॉम एप्रोटिक टू प्रोटिक, rate of SN2 drastically decreases। with a large margin, ठीक है।
अगर आपके पास सबस्ट्रेट में सॉरी सॉल्वेंट में प्रोटिक ए प्रोटिक था और आपने अचानक से उसको चेंज करके प्रोटिक सॉल्वेंट रख दिया, विच कैन नॉट बी डन प्रैक्टिकली, बट ऐसा समझो कि दो अलग अलग रिएक्शन करा रहे, एक में प्रोटिक लिया एक में ए प्रोटिक लिया, तो ए प्रोटिक वाले की रेट प्रोटिक वाले से बहुत ज्यादा होगी, SN2 की रेट। ठीक है, सो सॉल्वेंट चाहिए कैसा, ए प्रोटिक, एसीटोन, ईथर, पिरिडीन, ट्राइथाइलामाइन, कोई भी मतलब जो इसमें H डायरेक्टली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हेलोजन और सल्फर से ना लगा हो। क्लियर है? बिल्कुल। पॉइंट नंबर 16, इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। एक ही स्टेटमेंट इसमें याद रखना है, अ गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स SN2 reaction, but remember कि a good living group is required for all kind of substitution reactions। SN1 और SN2 दोनों में लिविंग ग्रुप लीव ही नहीं करेगा तो क्या SN2 क्या SN1, राइट? सो लिविंग ग्रुप अच्छा दोनों के लिए चाहिए, SN1 रिएक्शन के लिए भी और SN2 रिएक्शन के लिए। आई बात समझ में? तो SN2 रिएक्शन के सारे फैक्टर हमने कवर कर लिए, अब सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। ठीक है, अ गुड लिविंग ग्रुप फेवर्स SN2, कोई बहुत ज्यादा बड़ा पॉइंट था ही नहीं वो। नहीं अच्छा चालू नहीं होता क्या? छोड़ो, आप अपन दिमाग ही नहीं लगा रहा। इधर ही कर ले क्या? हाँ, ओहो, नहीं वो तो ठीक है, पर ये मिनिमाइज नहीं होता ये वो मैं समझ रहा हूँ, पर तुम सब भी गैस ही मारते हो ना, तुम्हें भी कुछ पता नहीं है। यहां से आपको कंपाउंड्स बताने हैं जो SN2 रिएक्शन नहीं देंगे, सारे नहीं देंगे, इनमें से कोई भी SN2 नहीं देगा। इनफैक्ट ये वो लिस्ट ही वही है जो हमें करना था ना, कि कंपाउंड्स दैट डू नॉट गिव SN2 रिएक्शन। मैं नोट्स में ऐड करते चलता हूं, सॉल्व आप यही करो, एंड में मैं ऐड कर दूंगा फॉर योर रेफरेंस। नाउ व्हाट यू शुड डू इज कि आप यहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इन अ रफ नोट, घर जाके इनको वापस अटेम्प्ट करो और उसको फेयर नोट में लिखो। आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा करोगे तो आपको अप्लाई करने आएगा,
तो आपको रफ में करना है। इसमें मैं दूसरा पार्ट भी ऐड कर देता हूं यहीं पे। इनमें से पूरी लिस्ट ही वही है जो SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं। आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स। अभी हमने टॉपिक में ही पढ़ा था, राइट? ये विनाइलिक है, नहीं देगा। ये अराइलिक है, नहीं देगा। ये ब्रिजेड है, ये बल्की है, ये साइक्लोप्रोपाइल है, ये लीविंग ग्रुप खराब, कोई भी इसमें से SN2 रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, याद रखना कि ये SN2 देगा, है ना? गलत गलत याद नहीं रखना पड़ेगा। साइक्लोप्रोपाइल दिखा तो बस हटा दिया, ऐसा नहीं। साइक्लोप्रोपाइल पे ही अगर लिविंग ग्रुप लगा है तो नहीं देगा, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको इनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू लिविंग एबिलिटी। अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो प्रोडक्ट बनाना भी तो बाकी है। ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताओ, है ना? देखो, कल मैंने तुम लोग को ऐसे यही बोल के भेजा था ना कि भाई आज जल्दी चले जाओ, बाकी हम कल कर लेंगे। तो तुम्हें तो और डबल लेक्चर करना चाहिए आज, है ना? हाँ। नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस ऑफ SN2। इतने देर में सॉल्व कर लेते भाई। चलो भाई जल्दी करो। तो जिस सीक्वेंस में आपको फैक्टर बताया गया उसी सीक्वेंस में आपको सोचना चाहिए। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि वो एक बहुत ही सर्टेन लिस्ट है, बट आई थिंक वो आपके लेवल पे हेल्प करेगी। इतनी अच्छी लिस्ट तो वो है कि डबल बॉन्ड O अगर बीटा पे है तो बेस्ट है, उसके बाद अगर बगल में OR ग्रुप लगा है तो बेस्ट है, ऐसे करके। मिथाइल वाला सबसे बेस्ट होता है नॉर्मल वालों में, डबल बॉन्ड ना हो तो मिथाइल वाला ही बेस्ट है, लीस्ट हिंडर्ड। पहले वाले में क्या होगा? 312। पहले वाले का आंसर होगा 312। क्यों 312? क्योंकि ये वही है, बीटा पे डबल बॉन्ड O है तो सबसे ज्यादा 3 देन 1 देन 2। इसमें 2 इज ग्रेटर देन 1, 1 तो देता ही नहीं है, 1 में तो SN2 रिएक्शन नहीं होती। 2 इज ग्रेटर देन 1, इसमें 1 2 3, ये इसमें नो SN2,
और बेंजाइलिक वाला विनाइलिक वाले से अलाइलिक वाले से ज्यादा। दिस इज नॉट विनाइलिक, दिस इज अलाइलिक। ये तो वो सिनेरियो था ना जहां सबसे ज्यादा होता था SN2, ये और ये। तो 1 2 3 यहां पे देखो एक बार ध्यान से बताओ मुझे। यहां पे नो SN2 क्योंकि ये अराइलिक फिनाइलिक है ना। फिर उसके बगल वाले में बेस्ट, पर उसके बगल वाले में भी बेस्ट। तो बस हिंड्रेंस देखने अपने, जहां रेजोनेंस दोनों में है या फिर जहां पे बेंजीन रिंग सेम है, तो फिर आपको हिंड्रेंस ही देखना है ना, और तो कोई फैक्टर है नहीं। तो भाई ये रहा 2 डिग्री और ये रहा 1 डिग्री। क्या लिखा था मैंने? मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबसे कम। तो मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री से बेटर है अगर बाकी सारे फैक्टर सेम है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हुआ कौन? 3, फिर 2, फिर इतना फास्ट अगर ये क्वेश्चन कर लेते आप लोग, है ना, तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती इतने अच्छे डायग्राम बनाने के मुझे, है ना। सो लॉजिक के साथ बताओ कि कैसे और क्या। हाँ क्या कैसे पता किया बताओ आप, कैसे पता किया आपको? कैसे पता? वो तो प्रोडक्ट दोनों रिएक्टेंट ही है। थोड़ा और अच्छे सोचो। हाँ तो करो हाँ, तरीका सही है पर उसको अप्लाई करो। सेकेंड इज लेस स्टेबल, वाई हाँ, तो ऐसा कोई रूल है कि दोनों सेम साइड पे होते हैं तो लेस स्टेबल होते हैं? वन। अच्छा ये बताओ मुझे तुम लोग, मैंने जितने क्वेश्चन दिए और मैंने आपको क्या बोला कि मैंने सारे फैक्टर कवर कर दिए, दुनिया के किसी बुक से क्वेश्चन कर लो हो जाएगा। सारे फैक्टर में तुम जो बोल रहे हो सर अंदर है बाहर है सेम साइड, ऐसा कहीं लिखा था आपने? कुछ नहीं लिखा था। क्या लिखा था आपने? इस साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल इक्वेटोरियल अरेंजमेंट देखो। तो एक्सियल इक्वेटोरियल अरेंजमेंट देखो ना यार, क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो? तो एक्सियल इक्वेटोरियल कैसे पता कौन एक्सियल पे कौन इक्वेटोरियल पे? वेज डैश से एक्सियल इक्वेटोरियल पता नहीं चलता है, एक्सियल इक्वेटोरियल पता चलता है। इनफैक्ट एक्सियल इक्वेटोरियल समय पता चलेगा कि वेज पे है या डैश पे है। या फिर हमने एक ट्रिक पढ़ी थी एई वाली, याद है कि सिस बनाने के लिए आपको ये पैटर्न फॉलो करना होता है कि पहला अगर एक्सियल पे है तो दूसरा इक्वेटोरियल पे होगा तो वो सिस होगा, तीसरे पे फिर से एक्सियल पे होगा तो सिस होगा, चौथे पे। अभी अपने को सिस ट्रांस करने के लिए एई करना पड़ता था, अभी सिस और ट्रांस दिया है, सिस एंड ट्रांस, हमें एई उससे ढूंढ के लाना है तो पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड एक्सियल पे और कौन सा बॉन्ड इक्वेटोरियल पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों के बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो को कंसीडर करोगे, मतलब यू हैव टू प्लेस द मोस्ट बल्की ग्रुप एट इक्वेटोरियल फर्स्ट। इन बोथ द केसेस दिस इज मोस्ट बल्की ग्रुप। तो आप एई से स्टार्ट नहीं करोगे, आप ईए से स्टार्ट करोगे, मतलब ये इक्वेटोरियल पे है और ये भी इक्वेटोरियल पे, ये फिक्स है। अब ई ए राइट, ई होता तो सिस होता, लेकिन है क्या अभी? सिस या ट्रांस? ट्रांस है। तो ई ए लेकिन हो जाएगा ई क्योंकि ट्रांस है। सिस होता तो ई होता, राइट। मतलब देखो जैसे, मतलब अगर ये ई पे है तो यहां पे ए आता तो सिस होता, यहां ई आता तो सिस होता, और फिर यहां ए आता तो सिस होता, राइट। और ये सिस है, हमें पता है, दिख रहा है दोनों सेम साइड में, तो मतलब यहां ए आएगा। मतलब ये एक्सियल पे है और ये इक्वेटोरियल पे। रेट किसकी ज्यादा होती थी? एक्सियल वाले की रेट ज्यादा होती थी, राइट। एक्सियल वाले की रेट ज्यादा होती। तो ऐसे देख के गेस नहीं करना है, यही डैश यहां होता और इसका वेज यहां होता, फ्लिप हो जाता ट्रेंड, क्योंकि यहां पे फिर वो ये एक्सियल पे आ जाता, है ना। तो ऐसे गेस नहीं करना कि सर वेज डैश वाला जब भी दिखेगा तो रेट उसकी कम, ऐसा नहीं होता है ना। यहां पे आइए, क्या है फैक्टर? पहले तो फैक्टर बताओ। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? लिविंग ग्रुप अलग है। लिविंग ग्रुप कौन अच्छा? आई इज बेटर लिविंग ग्रुप देन सीएल इज बेटर लिविंग ग्रुप देन, गलत। आई बी आर सी एल, तो सबसे ज्यादा होगा 3 देन 1 देन 2। इधर कौन अच्छा लिविंग ग्रुप? तो बीआर वाले की रेट ज्यादा है या सीएल वाले की? सीएल वाले की। तो क्या होगा? 1 इज
अरे क्यों, 2 क्यों ज्यादा होगा? हाँ, रेजोनेंस से क्या होगा? हाँ, तो ये जो ट्रेंड है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ लिविंग एबिलिटी नहीं देखनी, यहाँ तो SN2 होता ही नहीं है ना भाई, नो SN2 है तो यही मैंने बोला, फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन, और जहां क्लियरली लिख दिया है कि SN2 होता ही नहीं है, सो डजंट मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग योर लिविंग ग्रुप इज, हाउ गुड द लिविंग ग्रुप इज, SN2 तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इज ग्रेटर देन 1। Two is greater than one. चलो ये मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं, प्रोडक्ट बनाने वाले कुछ क्वेश्चन कर लेते। टाइप ऑफ क्वेश्चन का लास्ट है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको एक बार बताया था, 25 क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन। देखो बातें करोगे तो और एक्सटेंड कर दूंगा, क्वेश्चन करो। अब कुछ नहीं करना यार, अब तो जोड़ घटाव वाले क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफाइल लगा देना है, न्यूक्लियोफाइल लगा देना है, फटाफट बन जाएगा प्रोडक्ट। बताओ क्या बनाओगे पहले में, पीएच CH2CN, और यहाँ पे पीएच CH2NC, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, याद है? ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, N3 माइनस Na+, अरे यार चार्ज ब्रेक करना तो सबसे आसान काम है, राइट? Na पे पता है हमेशा +1 चार्ज होता है, तो Na+ यहाँ पे, और यहाँ पे N3 पे एक माइनस, NaN3 हो गया। N3 माइनस जाके कहाँ अटैक करेगा, जहां लिविंग ग्रुप लगा है वहां पे क्या बनाओगे, पीएच CH2 और N3। अच्छा, बाई प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि लिखो, पर लिख सकते हो। इसमें क्या बनेगा, KI, इसमें बनेगा AgI, इसमें बनेगा NaI, रेसिप्रेट होगा ये वाला। इधर क्या है न्यूक्लियोफाइल बताइए, Na+ या OH माइनस, क्या है न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस, तो OH माइनस जाके अटैक करेगा कहां पे, यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे, यहाँ पे OH लगाओ। अगले वाले में क्या है न्यूक्लियोफाइल, सल्फर या SH माइनस, राइट? Na+ को हटा दो, जो बचा वो न्यूक्लियोफाइल है, Na+ एंड SH माइनस, SH माइनस जाके कहां अटैक करेगा, यहाँ की यहाँ, अरे यहाँ की यहाँ पे, राइट? यहाँ पे अटैक करेगा, तो आपको लगाना है न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, सिंपल। Br हटाना है, न्यूक्लियोफाइल लगाना है। अब Na बचा और उधर का Br बचा, NaBr, ऊपर भी NaBr, इधर कहां लगाऊं, Br की जगह प्लस, है समझ में? अब देखो, ये तो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें सिर्फ प्लस माइनस करना था, ये हटाया ये लगाया। पर स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या जो सीखा था, इन्वर्जन होता है, रिटेंशन होगा, कि डायस्टीरियोमर बनेगा कि एनांशियोमर बनेगा, वो भी तो आने चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपको बाय डिफॉल्ट करके लाने हैं नेक्स्ट क्लास में। बताओ 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 बताओ, इसमें 2 Br है, और मैं आपको कह रहा हूं कि आपके पास एक ही इक्विवेलेंट है इसका, तो क्या करें? वैसे मैं इक्विवेलेंट लिख भी नहीं रहा, लेफ्ट वाला कि राइट वाला, क्या करें, लेफ्ट या राइट, कैसे पता किया? अच्छा, कल मैंने लिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स दिया था क्या आपको, SCION, ठीक, तो वो भी लिख लेंगे, अभी ध्यान देना। सो यहाँ पे देखो यार, SN2 होगा, हम अभी SN2 पढ़ रहे हैं, तो हमें SN2 के तरीके से सोचना है ना। अभी आपको भले नहीं पता कि और भी रिएक्शंस हो सकती हैं, बट अभी के लिए SN2 है, राइट?
SN2 3 डिग्री पे नहीं होता, कोई 3 डिग्री नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। SN2 3 डिग्री के बगल वाले 1 डिग्री पे भी नहीं होता। अरे ये तो रहा क्वेश्चन, ये तो रहा, इसमें SN2 नहीं करवाया था ना तुमने। अगर तुमने इसमें SN2 नहीं करवाया था तो तुम यहाँ SN2 कराने का क्यों सोच रहे हो भाई? ये भी तो 3 डिग्री के बगल वाला 1 डिग्री है, तो यहाँ पे तो SN2 होता ही नहीं है ना, नो SN2। तो फिर कहां कराओगे? जहां होता है, तो SH लगा लोगे यहां पे, बाकी सब एज इट इज, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे बताइए, एक इक्विवेलेंट दिया है आयोडीन वाला, क्यों? क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है। जब आपके पास एक चांस है तो आप बेस्ट चांस लोगे, राइट? तो बेस्ट चांस कौन सा है? आयोडीन। उसके बाद अगर 2 होते तो आयोडीन और ब्रोमीन दोनों को गायब करते, और 3 होते तो फिर तीनों को, एक्सेस होता तो तीनों को, राइट? तो अभी के लिए अपना प्रोडक्ट क्या है? सिर्फ आयोडीन को गायब करना है और उसकी जगह लगाना है क्या? OMe, राइट? या CH3O बेसिकली, और Cl ऐसे ही रह जाएगा और Br ऐसे ही रह जाएगा। इसमें मैं बताओ क्या करोगे, कहां करोगे? नीचे वाले पे क्यों करोगे? ऊपर तो होता ही नहीं है, यहाँ तो SN2 रिएक्शन होती ही नहीं है, तो कहां कराओगे? यहाँ कराओगे। अच्छा ये 10 इक्विवेलेंट होता तब भी यही कराते, है ना? ऊपर होता ही नहीं है SN2, तो इधर लगाओगे प्रोडक्ट, क्या बनाओगे? SH यहाँ, और बाकी जो जैसा था वैसा ही रहेगा। क्या यहाँ पे होगा ना? यहाँ पे होगा। हाँ ये तो प्लेन, एक प्लेन में है ना, तो एंगल इसमें बहुत जगह है, यहाँ पे इसमें होगा। ओपन चेन वाले में होता है ऐसे हिंड्रेंस 3 डिग्री का, है ना? यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, तो पहली बात तो 3 डिग्री है भी नहीं, क्या सोच रहे हो? क्यों नहीं होगा? 2 डिग्री है ना ये तो, मतलब इस वाले कंपाउंड में SN2 रिएक्शन होगा भाई, ऐसा नहीं है, मतलब इसमें SN2 होगा, राइट? सो क्या करोगे? कौन है लिविंग ग्रुप? तो क्या करें फिर? Br को हटा देंगे वहां से, और क्या लगाएंगे उसकी जगह? SH लगाएंगे। अब क्या करें? SH को कैसे लगा दे जैसे Br था, या कुछ चेंज करना पड़ेगा? वेज का कहां जाएगा? अगर Br तुम्हारा वेज पे था तो न्यूक्लियोफाइल डैश पे जाएगा, बिकॉज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जाएगा डैश पे SH प्लस Br माइनस, है ना? H तो उसके साथ गया ना, SH के साथ। अरे हाँ ना, बताओ पक्का? बाकी ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद के बाकी के क्वेश्चन आप करके ले आओगे नेक्स्ट क्लास में, है ना? और सारे क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं शेयर करूंगा, आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में कि आपके हिसाब से क्या आंसर है इसका, ठीक है? अभी आप इसका बताइए क्या आंसर है। सम्यक नेक्स्ट क्लास में मैं बहाना नहीं सुनूंगा कि होमवर्क नहीं हुआ सर, पढ़ा कराऊंगा मैं, है ना? क्लास में फोकस अभी भी तुम्हारा 0 है, मतलब +1 मान सकते हैं आउट ऑफ 10, है ना? 90% टाइम तुम इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हो, और फिर ऐसे एक्ट करोगे जैसे कि नहीं सर मैं तो बहुत सीरियस था, आप गलत सोच रहे हो, है ना? विच इज नॉट करेक्ट। प्रिपरेशन का तरीका ये नहीं। हाँ, R2 R1 से ज्यादा क्यों? ऊपर वाले में 3 डिग्री है सर, यहाँ तो वैसे ही SN2 नहीं होता है, तो नो SN2 तो खत्म ना, फिर तो रिएक्शन ही नहीं हो रही, तो फिर रेट तो 0 है, नो SN2। और यहाँ पे ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, पर कोई बात नहीं, सबसेट बल्कि नहीं है, तो यहाँ पे अटैक हो जाएगा, इसको कहेंगे हम SN2। अच्छा, बाय द वे, the reactions which follow SN2 mechanism and end up forming ether starting with alkoxide and alkyl halide are known as Williamson's ether synthesis,
है ना। नाउ क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट ईथर है, रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड और अल्कोक्साइड आयन है, मैकेनिज्म SN2 है, नाम है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में इन सब क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग SN1 मैकेनिज्म।